हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम यह बता देना चाहेंगे कि अगर वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है MA ज्ञान स्टडी। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। करें राष्ट्र संघ। जो क्वेश्चन आएंगे वो जिस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे उस चैप्टर का नाम है शांति के प्रयास। जो विश्व युद्ध हुए थे उसमें शांति के प्रयास जब किया जा रहा था तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हुई और उसके तहत जितने भी सारे क्वेश्चन बने, इन सारे क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। राष्ट्र संघ क्या है? राष्ट्र संघ जहाँ विभिन्न राष्ट्र से संबंधित विवादों को सुलझाया जाता है उसे राष्ट्र संघ कहते हैं। राष्ट्र संघ जो होता है एक प्रकार की संस्था है जहाँ विभिन्न देशों से संबंधित जो विवाद होते हैं, राष्ट्र हम बोल सकते हैं इसे, उसका जो सुलझाया जाता है विवादों को, उसे कहा जाता है राष्ट्र संघ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2 नंबर जो प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब तथा किसने किया? राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय जाता है वुड्रो विल्सन को। वुड्रो विल्सन ने राष्ट्रसंघ की स्थापना किया था जून 1920 में। 1920 ईस्वी में इन्होंने एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसका नाम है 14 सूत्री कार्यक्रम। और 14 सूत्री कार्यक्रम जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है, उस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे कुछ समय के बाद। तो चलिए प्रश्न को हम अगले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर जो प्रश्न करें, राष्ट्रसंघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रसंघ की स्थापना को अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रयास तथा युद्ध में उत्पन्न समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान करना, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के प्रयास करना और जितने भी अशांति उत्पन्न हुए थे, समस्या जितने उत्पन्न हुए थे युद्ध होने के बाद, उन सारे समस्याओं का निपटारा करना, समाधान करना। अब आते हैं 4 नंबर जो प्रश्न करें, प्रारंभ में राष्ट्रसंघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 31 जो थी सदस्यों की संख्या थी राष्ट्रसंघ में वर्तमान में। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रारंभ सदस्य थी। जो 5 नंबर के प्रश्न करें, राष्ट्रसंघ का अंग। राष्ट्रसंघ के 3 अंग होते हैं। एक है व्यवस्थापिका सभा असेंबली जिसे हम बोलते हैं, परिषद है दूसरा नंबर जिसे काउंसिल के नाम से जाना जाता है, और तीसरा नंबर सचिवालय है जिसे सेक्रेटेरिएट के नाम से जाना जाता है, सचिवालय है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये सारे जी होते हैं, ये इसके अन्य अंग है, लेकिन मुख्य रूप से 3 अंग है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चले। 6 नंबर जो प्रश्न क्या है, सामंतवाद क्या होता है? सामंतवाद लेकर के टेस्ट दिया गया, तो मतलब होता है सामंतवाद। सामंतवाद पूछा जाता है एग्जाम में कि सामंतवाद से आप क्या समझते हैं, इसीलिए इन प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते रहे वीडियो को। चलिए सामंतवाद होता है, सामंतवाद एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समाज के सभी संपन्न वर्गों, उच्च वर्ग द्वारा समाज के निम्न वर्गों का आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक रूप से शोषण किया जाता है। इसे ही सामंतवाद कहते हैं। सामंतवाद कहने का मतलब हो क्या कि समाज के जो उच्च वर्ग जो है, उच्च वर्गों के द्वारा यानी और निम्न वर्गों पर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से उस पर क्या किया जाता है, दबाव डाला जाता है, शोषण किया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम सामंतवाद कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप सामंतवाद समझ चुके होंगे। आइए जो ये प्रश्न कर है, आरक्षण। समाज के वंचित वर्गों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए, यानी समाज के जो वंचित वर्ग रह गए हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार द्वारा या गैर सरकारी संस्थाओं में जो रियायतें या छूट दी जाती है उसे आरक्षण कहते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी जाति धर्म को जितने सारे जनजाति होते हैं, SC ST हो गया, ABC हो गया, इन सारे जनजातियों को क्या हुआ कि आरक्षण मिलते हैं। किसी को 10% आरक्षण मिलता है तो किसी को 40% आरक्षण की
प्रावधान रखा गया है। तो यही आरक्षण होता है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8 नंबर, वंचित वर्ग क्या है? समाज का वैसा वर्ग जो समाज के साथ अपना विकास नहीं कर पाया है, उसे वंचित वर्ग कहा जाता है। समाज का वैसा वर्ग जो होता है जो समाज के विकास के साथ अपना विकास किसी कारणवश नहीं कर पाया है, उसे समाज के वंचित वर्ग के नाम से जाना जाता है। अब भाई 9 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, यहाँ देखिए, वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम द्वारा न होकर बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा होता है। मतलब कहने का मतलब कि औद्योगिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सामानों का उत्पादन जो होता है मानव द्वारा नहीं होता है, मानव के श्रम द्वारा नहीं होता है, मशीनों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन होता है, उसी को कहा जाता है औद्योगिकीकरण। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विशेषाधिकार क्या है? किसी समाज या समुदाय को दिए जाने वाले विशेष अधिकार को विशेषाधिकार कहते हैं। कोई समाज है या समुदाय है, उनको दिए जाने वाले जो अधिकार होते हैं, उसी अधिकार को हम कहते हैं विशेष अधिकार, विशेषाधिकार कहा जाता है। अब ऐसे हैं विशेषाधिकारी। इसको पहले हम लेकर आते हैं, ज़्यादा हो गया, कुछ ज़्यादा हो गया, इसको हम पहले, हाँ यहाँ हो गया। कह रहा है विशेषाधिकारी वह वर्ग जिसे विशेष अधिकारों की ज़रूरत है, उसे विशेषाधिकारी कहते हैं। अब जिन वर्गों की ज़रूरत है विशेष अधिकारों की, विशेष अधिकार उनको मिल जाए, वैसे वर्ग को कहा जाता है विशेषाधिकारी। अब विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग, मैंने जिन वर्गों को विशेष अधिकार प्राप्त हो गया है, जिस वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त हो गया है, उसे कहा जाता है विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग। आप समझ सकते हैं। अब आते हैं समाजवाद। समाजवाद क्या है? समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार प्राप्त रहता है। समाज के सभी वर्गों को जिसमें समान अधिकार प्राप्त रहता है, उसी को कहा जाता है समाजवाद। समझ सकते हैं। अब आते हैं व्यवस्थापिका सभा। 14 नंबर, व्यवस्थापिका सभा यह राष्ट्र संघ की प्रतिनिधि सभा थी, जिसमें सभी ज़्यादा प्रतिनिधि देश जाकर के उसमें क्या करते थे, बैठते थे, जिसमें सदस्य देशों की प्रतिनिधि उपस्थित रहते थे। आप समझ सकते हैं। परिषद में कितने तरह के सदस्य थे? 2 तरह के, एक थे अस्थायी सदस्य, दूसरा थे अस्थायी सदस्य। आप समझ सकते, राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य है और अस्थायी भी सदस्य है। भारत जो है राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य है अभी। अब आते हैं प्रारंभ के अस्थायी सदस्य। शुरू में जो अस्थायी सदस्य थे, इंग्लैंड थे, फ्रांस थे, जापान थे, इटली थे, और बाद में चाइना भी शामिल हो गया, चीन भी शामिल हो गया बाद में। अब आते हैं यहाँ, और रसिया भी शामिल हो गया उसमें। अब आते हैं 17वां प्रश्न जो है सचिवालय। राष्ट्र संघ के प्रशासकीय कार्यों के लिए जो व्यवस्था कायम था, इसका प्रधान कार्यालय जेनेवा में था। मतलब राष्ट्र संघ के प्रशासकीय कार्यों के लिए जो व्यवस्था कायम था उसे सचिवालय कहा जाता था, और इसका प्रधान कार्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय जेनेवा में था। जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में था। अब है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसको पहले हटा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मतलब कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया गया एक ऐसा न्यायालय जो विभिन्न देशों के राजनैतिक तथा कूटनीतिक झगड़ों एवं विवादों का समाधान करता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया गया है और विभिन्न देशों की जो राजनैतिक तथा कूटनीतिक जो व्यवस्था है, उनके विवादों का समाधान करने का काम करता है, झगड़ा विवादों का, उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया गया एक प्रकार का ऐसा संगठन जो मजदूरों के भलाई एवं उसके दशा सुधारने का प्रयास करता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहलाता है। इसका मुख्यालय जेनेवा में था।
तो चलिए दोस्तों, यही हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने सारे हम वीडियो दें, महत्वपूर्ण प्रश्न दें, वो प्रश्न आपके सामने पहुंचता रहे, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।